इंदौर रहेगा नंबर 1। ये हम सुना करते थे जब स्वच्छता को लेकर के इंदौर को ये उम्मीद थी कि इंदौर नंबर 1 आएगा। उस समय उम्मीद की किरण थी निगम के कमिश्नर मनीष सिंह, और ये पूरी जनता कह रही थी कि मनीष सिंह है तो सब मुमकिन है। और इस तरह का माहौल था इंदौर में कि इंदौर नंबर 1 आएगा। हमने सोचा नहीं था कि इंदौर नंबर 1 आएगा, पर नगर निगम में इस तरह का माहौल बनाया और जनता ने सहयोग करा तो इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में आया। आज पूरे देश में इंदौर कोरोना से जूझ रहा है। वो पूरे देश में या तो अहमदाबाद की बात हो रही जो गुजरात में है, और मध्य प्रदेश में अगर बात हो रही तो इंदौर की बात हो रही है। आज उसी पे मोर्चा संभालने के लिए खड़े हैं कलेक्टर मनीष सिंह। जब नंबर 1 स्वच्छता में इंदौर को ज़रूरत थी मनीष सिंह की, तो मनीष सिंह इंदौर नगर निगम कमिश्नर थे। आज इंदौर कोरोना से जूझ रहा है तो मनीष सिंह कलेक्टर के रूप में इंदौर में खड़े हैं। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आपको 1 महीने से ऊपर हो गया है इंदौर आए हुए। इंदौर में जब आए थे तब की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है? क्योंकि अगर हम मीडिया इसको किस रूप में देखती है, मीडिया इसको इस रूप में देखती है कि ये जो कोरोना फैला है वो फरवरी माह में ही फैल चुका था, काफ़ी लेट हो गया था, और लगातार जो मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं वो चिंता का विषय अपनी जगह है ही है। पर इंदौर के हालात क्या थे, एनालिसिस क्या है आपका? ये इंदौर में कोरोना ने दस्तक कब दी थी? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर 28 की रात में, 29 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था और स्ट्रिक्ट कर्फ्यू इम्पोज किया था उस दिन। पहले कर्फ्यू लगा हुआ था किंतु 8 से 1 जो ढील रहती थी। आम नागरिक बहुत भोला होता है, बेचारा व्यापारी की सोचता है, सब चीज़ों की सोचता है। जो नयापुरा रानीपुरा क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, लोगों का आना जाना था, मिलना जुलना था, तो एक स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा के हम लोगों ने काम शुरू किया। और स्थिति वाकई उस समय अगर देखें, अगर पीरियड सोचता हूँ कि 1 अप्रैल से लेके और 10 और 15 अप्रैल के बीच तक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी हम लोगों के लिए। और उस समय अस्पतालों का मैनेजमेंट सबसे टफ था। फील्ड भी मैनेज करना था, अस्पताल ही मैनेज करने थे। अस्पतालों में 50% अस्पताल बंद हो चुके थे। जब 29 तारीख और 30 तारीख को हम लोगों ने एनालिसिस की तो 50% हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। और जो अस्पताल चालू भी थे वहाँ जो कंसल्टिंग डॉक्टर्स जाते हैं वो ऑलमोस्ट जाना बंद कर दिए थे, जो स्टेटस था उस दिन का। और पैरामेडिक स्टाफ भी जो है वो 50% से ज़्यादा, 50% चालू अस्पतालों का गायब हो चुका था, नहीं जा रहे थे वो। अस्पताल के जो ओनर्स थे वो भी थोड़ा डिमोरलाइज टाइप के थे, डरे हुए थे, थोड़ा सा भी डर बहुत ज़्यादा था। मेडिकल लाइन में, स्वास्थ्य के जगत में, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे अस्पताल के ओनर्स हों, चाहे पैरामेडिक स्टाफ हो, चाहे उनके एम्बुलेंसेस के और सबके ड्राइवर्स हों, स्वीपर्स हों, सब ये गायब से हो गए थे, डर रहे थे सब लोग। डर का कारण ये भी था कि हर अस्पताल में हर तरह के मरीज जा रहे थे। अगर अपन बात करें कि यूनिक हॉस्पिटल की जो वेस्ट में है, सिटी नर्सिंग होम की जो वेस्ट में है, यहाँ पर भी कोरोना के मरीज भारी संख्या में जा रहे थे। अब मान लीजिए किसी अस्पताल में पीपी किट नहीं है और वहाँ कोरोना के मरीज जाता है तो पूरे अस्पताल में फैलने की खतरा रहता है, और इंक्लूडिंग स्वास्थ्यकर्मी जो रहते हैं उस अस्पताल के, उनको भी फैलता है। बॉम्बे हॉस्पिटल में, खजराना की बहुत भीड़ जा रही थी, शिकायतें, चौथरा में शिकायतें आ रही थी, पब्लिक जा रही थी इस तरह की कोरोना के मरीजों को लेकर के। तो सबसे पहला ये था कि अस्पतालों को मैनेजमेंट किया जाए। 3 कैटेगरी में बांटा, जो रेड, येलो, ग्रीन हुआ था वो हमने 29 को ही डिसाइड किया था। और इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही बैठा था, मैं चर्चा की थी इसमें, और उनका फीडबैक भी यही था कि अस्पतालों का मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अस्पताल नहीं तो सब बंद हो जाएंगे तो बड़ा क्योस बन जाएगा शहर में। 29 तारीख को ही रेड, येलो, ग्रीन में बांटा। जो येलो में एक करके अस्पताल लिए हैं हम लोगों ने, शुरू में कम थे, उस समय विशेष और गोकुलदास की बात हो रही थी, ग्रेजुअली बढ़ाएं सबसे बात करके। विशेष के डॉक्टर कासलीवाल ने बहुत हेल्प की उसमें। गोकुलदास में संजय गोकुलदास जी को मोटिवेट करना पड़ा, फिर वो भी 1-2 दिन में खड़े हो गए कि हाँ नहीं, शहर के लिए हम काम करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके येलो अस्पतालों की संख्या बढ़ती गई। लास्ट में चौथराम भी लिया हम लोगों ने, शेल्बी भी लिया, और सब मोटिवेट करके और खूब शहर की सेवा की लगे हुए हैं। इसी प्रकार ग्रीन अस्पताल जो हैं हमारे, 80% आज ग्रीन अस्पताल हैं शहर के, अगर बेड कैपेसिटी वाइज देखा जाए, और उसमें कोरोना का पेशेंट नहीं जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो शुरू में आपने देखा होगा 10-15 दिन तक काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा कि सब पेशेंट्स को अस्पताल नहीं ले रहे हैं, हमारा पेशेंट ये गया इस ग्रीन अस्पताल में नहीं लिया। पर हम लोगों की तरफ से भी अस्पताल वालों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि आप कोरोना के सिम्टम्स वाले को मरीज नहीं लेंगे, क्योंकि हर अस्पताल के अंदर, आज बॉम्बे हॉस्पिटल देखें तो कम से कम वहाँ पर 200-300 मरीज होंगे जो किसी ऑपरेशन के होंगे, किडनी के होंगे, डायलिसिस के होंगे, लीवर के होंगे। अगर वहाँ भीड़ चली जाए कोरोना के पेशेंट्स की, तो सारे जो कोमोर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं उनकी जान को एकदम खतरा हो जाता है, एकदम से अटैक करता है वायरस उसमें। तो वो भी हम लोगों ने इनको अस्पताल वालों को बोला था कि आप स्क्रीनिंग करेंगे बाहर। और पहले ही हम लोगों ने पीपी किट के इंतजाम किए, हैदराबाद से बुलाई, बॉम्बे से बुलाई, दिल्ली से बुलाई, गवर्नमेंट ने सप्लाई, गवर्नमेंट दे ही रही थी हम लोगों को। लोकल मैन्युफैक्चरिंग
प्रारंभ हो गई थी उसको स्पीड अप कराया, जो भी समस्याएं थी सॉर्ट आउट कराया। पीपी किट भी आने लग गई, तो ग्रीन अस्पतालों की स्क्रीनिंग हम लोगों ने शुरू कराई। येलो अस्पतालों में जो भी पीपी किट की आवश्यकता थी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आज रेड क्रॉस से उनको दे रहे हैं। तो ग्रेजुअली 10-15 अप्रैल तक की व्यवस्था अच्छी जम गई है, क्योंकि बड़ी ये कठिन वाली बात थी और बहुत ज़्यादा इसने हम लोगों की एनर्जी ली और ग्रेजुअली ट्रीटमेंट होना शुरू हो गए सब लोगों के। आपके इतने प्रयास के बाद भी इंदौर के एक टीआई, जो कि सबसे पहले अगर इंदौर में कोरोना आया था तो वो आया था माणिक बाग क्षेत्र में, जूनी इंदौर टीआई का क्षेत्र था वो ना हमारे बीच नहीं रहे। जनता भावुक है, पूरे देश में उनका वीडियो वायरल हुआ। एक कोरोना योद्धा के रूप में इंदौर ने एक टीआई खो दिया। जनता का सवाल ये है कलेक्टर साहब कि इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने जो करना चाहिए इंदौर को बचाने के लिए वो लगातार कर रहे हैं, लगातार सख्त निर्देश और लगातार इंदौर में सुधार। उसके बाद भी इंदौर के टीआई हमारे बीच नहीं रहे और ये माना जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं कि 17 मार्च के आसपास वो उस क्षेत्र में उनकी ड्यूटी थी, तब से उनको कोरोना के संक्रमण उन पे आ गए थे और 30 तक जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मार्च में, उसके बाद उनको भर्ती किया गया। एक टीआई, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के साथ ऐसा हुआ तो जनता और डर गई। क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ? देखिए बिल्कुल सही है कि उनकी टीआई जूनी इंदौर बहुत यंग ऑफिसर था हमारा और बड़ी तारीफ़ सुनी थी मैंने उनकी। मेरे ख्याल से मेरे पहले ऐसा मौका नहीं मिला कि हम लोग साथ में काम करें, और जो मुझे फीडबैक मिला बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर की उनकी छवि थी और बड़े जुनूनी थे वो। और वाकई ये बात भी सही है कि बड़ी दुखद घटना थी। बहुत अच्छा एक पुलिस अधिकारी और बहुत अच्छा व्यक्ति आज इस शहर ने खोया उनके रूप में। पर 17-18 मार्च से उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई थी और जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में किसी एक स्थल पे, शायद माणिक बाग स्थल पे कोई सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहाँ ड्यूटी लगी थी। तो वो पुलिस अधिकारी पूरी ताकत से, पूरे जुनून से उस व्यवस्था को संभालने में लगा हुआ था वहाँ पर, और वहाँ पर से इन्फेक्शन लगा, जो हम लोगों की संभावना हम लोग को लग रही है। और उस समय पुलिस अधिकारियों ने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने काफ़ी उसको बोला भी 17-18 के बाद 20 से जब लगा कि उसको कुछ इस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप इलाज करा लो, टेस्ट करा लो, अस्पताल में चले जाओ, रेस्ट करो। पर वो अधिकारी इतना जुनून था उसमें काम का कि वो उसने किया नहीं और लगातार काम करता रहा। जब 30 मार्च को ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई उसकी, तब उसको 30-31 की रात में उसको एडमिट कराया गया है। तब तक उसके लंग्स बहुत डैमेज उनके हो गए थे, फिर भी वो उससे भी निकल आए बाहर। वो 2 बार उनकी निगेटिव आ गई। डॉक्टर भंडारी अरबिंदो अस्पताल में उन्होंने बहुत उनके लिए प्रयास किया, सारे एम्स से डिस्कशन, न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स में डिस्कशन, पीजीआई चंडीगढ़ में डिस्कशन, सब जगह डिस्कशन डॉक्टर से हुए उनकी उस ट्रीटमेंट के लिए। और कोरोना से बाहर निकला है, पर कहीं ना कहीं जब वायरस अटैक करता है तो बाकी ऑर्गन्स को प्रॉब्लम आती है। कहीं ब्लड क्लॉटिंग कुछ हुई, उससे उनको लंग्स में कहीं ब्लॉकेज हुआ और उससे उनका हार्ट अटैक हुआ अनायास, जिससे डिस्चार्ज 1-2 दिन में होने वाले थे वो। तो ये बात तो आपने जो बोली कि ये प्रूव करती है कि कहीं ना कहीं जो आपने बोल रहे हैं कि 17-18 मार्च को ही इतना सीवियर इन्फेक्शन शहर में फ्लो होने लग गए थे, जो एनआरसी में और इसके आंदोलन में इनका आया। और जो डॉक्टर्स का भी कहना है यहाँ पर, जो स्पेशली जैसे यूनिक हॉस्पिटल, सिटी नर्सिंग होम जैसे हैं, जहाँ पर कि आसपास चंदन नगर है, नयापुरा, रानीपुरा है, कि 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में इस सिम्टम्स के मरीज आना शुरू हो गए थे उनके यहाँ। तो जैसा आपने बोला कि फरवरी में आ गया होगा, तो मुझे भी ऐसी संभावना लग रही है पूरी कि जब 1 मार्च से 20 मार्च में अगर पेशेंट्स डेवलप होकर के अस्पतालों में आ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फरवरी में ही ये प्रवेश कर गया था यहाँ पर और मार्च में पूरा फैला है यहाँ। उसी कारण ये सब चीज़ें, क्राइसिस, ये सब चीज़ें फर्स्ट वीक अप्रैल में इतनी हुई। जनता का एक सवाल है आपसे कलेक्टर साहब कि मनीष सिंह आए, बहुत सारे टेस्ट भी हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव भी और बहुत नेगेटिव भी, मतलब आपके आने के बाद निकल के मरीज आ रहे हैं। रोज़ हम रिपोर्ट पढ़ते, एक रिपोर्ट है मेरे पास 22/4 से, मैं बताता हूँ आपको कि 22/4 को कुल 320 सैम्पलिंग हुई, 294 नेगेटिव और 26 पॉजिटिव। रेशो देखिए आप। अभी हम रोज़ ये अखबारों में, मीडिया में यही देखते हैं कि नेगेटिव 84 नेगेटिव, 56 नेगेटिव, 31 नेगेटिव, 165 नेगेटिव। पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज़्यादा आती है, पर आप देखिए जो नेगेटिव मरीज हैं वो लगातार 22/4 को अगर मैं देखूँ तो 320 में से 26 पॉजिटिव आए, बाकी 294 नेगेटिव। 23 तारीख को ये हाल रहा कि 428 लोगों की टेस्ट हुई, जिसमें 344 नेगेटिव आए हैं और पॉजिटिव सिर्फ 84 आए हैं। इसी तरीके से 24 तारीख को भी 311 लोगों की सैंपलिंग हुई, जिसमें 259 लोग जो है वो नेगेटिव आए और 56 पॉजिटिव आए हैं। तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि अब 27 तारीख को देखिए, अब 820 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें से 655 नेगेटिव हैं
और 165 पॉजिटिव हैं। तो और 28 को रिसेंटली 549 लोग नेगेटिव हैं, 94 पॉजिटिव हैं, 643 लोगों का टेस्ट हुआ है। तो जिस तरह एक जो पॉजिटिव पेशेंट का जो आते हैं सामने वो डराता है, तो एक राहत भी आती है कि जो राहत का आंकड़ा है जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, वो भी आंकड़ा एक बड़ा सा है। तो ये जनता को कैसे कन्विंस किया जाए कि नेगेटिव की जितनी तादाद है उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा जो है वो नेगेटिव, ज़्यादा सैम्पलिंग हो रही, नेगेटिव ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव कम आ रहे हैं। अभी आदमी देख के डर जाता है, ओह इतने सारे पॉजिटिव हैं, इतने सारे पॉजिटिव हैं। तो आप जनता को कैसे आश्वस्त करें, किस तरह कंट्रोल हो रहा है, किस तरह जांचें हो रही, किस तरह टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जनता का एक ही मनोबल दिखता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव पे किसी कोई अप्रोच नहीं कर रहा है, नेगेटिव पे कोई जाना नहीं चाहता। देखिए, पहले की स्थिति लें अगर, पहली बात तो मैं ये आपसे बतलाऊँगा कि जो हम लोग बुलेटिन जारी करते हैं, मैं देखता हूँ ग्रुप्स में कि पॉजिटिव जो मीडिया के भाई हमारे ग्रुप्स में डालते हैं, पॉजिटिव आंकड़ा डालते हैं बस। ये हमारे बुलेटिन में भी रहता है कि नेगेटिव कितने हैं जी। नेगेटिव कभी भी मीडिया के भाई हमारे नहीं लिखते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मीडिया भाई को थोड़ा अवेयरनेस लानी चाहिए इसमें। जी। प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आज अगर हम 10 अप्रैल तक की बात करें या 12-13 अप्रैल तक की बात करें तो हम 100 सैंपल लेते थे, अगर मान लीजिए 100 में से 45% 40% पॉजिटिव आते थे। इतना बड़ा आंकड़ा था पहले, ग्रेजुअली कम होता जा रहा है ये। जैसे आज का अगर देखेंगे तो आज 15 से 20% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि अगर हम 100 सैंपल लेंगे फॉर एग्जांपल, तो आज की तारीख में 15 से 20 ही उसमें के बीच में संख्या पॉजिटिव की आएगी। और ऐसे ही सख्त लॉकडाउन रहा, घरों में लोग रहे, उसका बहुत लाभ मिल रहा है। जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 29 से शुरू हुआ है उसी का लाभ है, जो चीज़ें धीरे धीरे संभल रही हैं। आज हमारे मुस्लिम मोहल्ले जितने भी हैं, हमारा खजराना हो गया, चंदन नगर हो गया, नयापुरा, रानीपुरा, दौलतगंज, हाथीपाला, कड़ाऊ घाट, बॉम्बे बाज़ार, ये सब क्षेत्र हमारे लगभग 90% से ऊपर सामान्य हो गए हैं, अंदर के हेल्थ के पॉइंट ऑफ से बात करें। और बाहर भी जो लोग 29 तारीख के बाद जो गए थे, जैसे तिलक नगर क्षेत्र है, तिलक नगर क्षेत्र में एक आया होगा कोई पेशेंट जो 29 तारीख के बाद घर में बैठे थे, पर वहाँ गलती लोगों ने की, मंदिर खुला रहा वहाँ पर। इसमें फिर हम लोगों ने 7-8 दिन 10 दिन पहले टीआई ने सख्ती की वहाँ पर, तब जाके मंदिर बंद हुआ। पुलिस ने सख्ती की। मैंने ये भी निर्देश दिए कि कल मैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी से ही मिलने गया था, उनसे आशीर्वाद भी लेना था इस शहर के लिए, हमारे सब स्वास्थ्यकर्मी पुलिसकर्मियों के लिए। प्लस ये भी था कि महाराज आप एक आह्वान कर दें फिर से शहरवासियों के लिए, इंदौर के लिए, घरों के अंदर रहें और घरों से बाहर न निकले, इससे बहुत लाभ हो रहा है, तेज़ी से अपन सुधार की ओर हैं। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, आशीर्वाद भी दिया हम लोगों को। तिलक नगर शेख का एग्जाम्पल लेंगे आप, वहाँ पर लोग सामान्य तौर पर निकलते रहे, मंदिरों में जाते रहे, तो वहाँ 11 पॉजिटिव केस हो गए हमारे। वहाँ भी अब सख्ती कर दी है, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा वो। पर लोग अगर एक भी कोई क्षेत्र में है आपके कोरोना पॉजिटिव और आप संभल नहीं रही हैं, आप गैदरिंग में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मान लीजिए तो 10-15-20 लोग इकट्ठे हो गए, मान लीजिए एक को भी है, दूसरे को होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से जितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा, उससे जो आंकड़े बतला रहा हूँ मैं कि पहले 100 में से 45 आ रहे थे, अब 100 में से 15 से 20 आ रहे हैं। सख्त लॉकडाउन धीरे धीरे इशू कम कर रहा है। तो एक पैरामीटर ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पैरामीटर ये है कि हमारे येलो अस्पतालों में 50% भी ऑक्यूपेंसी अब नहीं रह गई है। आज से 20 दिन पहले मारामारी रहती थी, जगह नहीं मिल रही थी। आज हमारे आईसीयू पे हार्डली कहीं पे 2-4 ही पेशेंट्स होंगे इस समय वेंटिलेटर पे। बाइपेप पे संख्या कम हो गई है। करीबन 200-250 मरीज अभी ऐसे हैं जिनको मरीज कैटेगरी में है, अगर फर्स्ट निगेटिव टेस्ट और सेकंड निगेटिव जल्दी हो जाए तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। हमारे 200 लगभग हो चुके हैं, कल के आंकड़े के साथ 177 थे, लगभग 200 हो चुके हैं, और ये 250-300 हो जाएंगे, 500 का फिगर है अगर देखा जाए तो हमारे ठीक मरीज जो हो चुके हैं। दूसरा जो हमारे टेली मेडिसिन सेंटर है, हमारा जो कलेक्टर हेल्पलाइन नंबर है, इसमें जो हेल्थ की शिकायतें आती थी स्वास्थ्य संबंधी, उसमें कोविड की शिकायतों की संख्या 90% कम हो गई है। तो ये सारे आंकड़े जो ट्रेंड्स हैं सारे ये बतलाते हैं कि हम बहुत तेज़ी सुधार तरफ हैं। किंतु अगर लॉकडाउन में थोड़ा भी ढील हुई, लोग घर से बाहर निकले, लोगों ने लापरवाही की, फिर से अप्रैल की स्थिति 1 अप्रैल की स्थिति होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अभी 25-30 दिन थोड़ा अपने को संयमित रूप से लॉकडाउन सख्ती से पालन करना है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया की बात करो कलेक्टर साहब, इंदौर ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां मैक्सिमम हॉस्पिटल्स और मैक्सिमम जगह इंदौर वालों के पास है, जहां आप लगातार लोगों को क्वारंटाइन भी कर रहे हैं और लोगों के इलाज भी हो रहे हैं पूरे देश में। और मेरा ऐसा मानना है, मेरे कई मीडिया के साथी दिल्ली के जो हैं वो भी ये पूछते हैं कि यार इंदौर ये कैसा कर रहा है। ये दिल्ली वाले भी फॉलो कर रहे हैं, अदर स्टेट्स भी इंदौर वालों से राय ले रही है, ऐसा मीडिया के लोग बताते हैं। तो क्या वाकई सही है? आपसे बाकी राज्यों के लोग भी ये पूछते हैं कि यार यहाँ पे किस तरह क्या व्यवस्था कर रहा हो, खास करके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, क्वारंटाइन की व्यवस्था?
एक बार हम लोग के किसी एक मीडिया ग्रुप ने दिल्ली से हम लोगों का एक वो किया था, बाइट ली थी, उसमें दिल्ली के भी ऑफिसर्स आए थे, उसमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेके बातें हुई थी जी। किस प्रकार से हॉस्पिटल मैनेजमेंट रेड येलो ग्रीन किया है हम लोगों ने, ग्रीन अस्पतालों को कैसे कोविड के वायरस से बचा रखा है हम लोगों ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिल्ली में दिक्कत हुई थी, इसको लेके समस्या बॉम्बे में हुई है बहुत ज़्यादा, कलकत्ता में बहुत समस्या हुई है, कई अस्पताल बंद हो गए बड़े शहरों में, उसके बारे में पूछा गया। दूसरा जो क्वारंटाइन व्यवस्थाएं हैं, इसको तो मैं देखिए हर जो व्यवस्था हो रही है ये शहर पूरा संयुक्त रूप से फाइट कर रहा है इसको। आज अगर हम लोगों ने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में या 10 अप्रैल तक लोगों को निकाल के बाहर किया, वो बहुत ज़रूरी था क्वारंटाइन में जाना, उसी में से 67-68% हमारे पॉजिटिव आए थे। अगर उनको हम बस्ती में रहने देते तो और बस्तियों में फैलता वो। इसलिए जो भी चीज़ें हो रही हैं, आज मैरिज गार्डन्स जिससे ही मांगा, हर व्यक्ति मालिक ने उसके एकदम आगे होकर बोला नहीं साहब शहर के लिए ज़रूरी है, आप लीजिए और शहर को बचाइए। होटल जिससे मांगा हम लोगों ने, विवेक श्रोत्री इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे थे मेरे बिहाफ पे, और हम बात भी कर रहे थे पीछे से, जिससे होटल मांगा एक बार में तैयार होकर उसने बोला। एक दो होटल वाले जरूर, उसमें आमिर विला हो गया, वाटर लिली हो गया, इनके द्वारा कुछ आपत्ति की गई थी, पर 100% बाकी लोगों ने एक बार रिक्वेस्ट करने पे हम लोगों के चीज़ें दी। आज जो भी सुविधा होटल की, हॉस्पिटल की मांगी हम लोगों ने, आज देखिए जितने अस्पताल हैं, ठीक है वो शिकायतें आती हैं कि पैसा कम ज़्यादा लग रहा है कहीं, पर आज इलाज तो हो रहा है लोगों का। आज से 1 तारीख की स्थिति देखिए, अस्पताल में मरीज जाते इलाज के लिए, ना पैरामेडिक स्टाफ था, ना स्वीपर्स थे, ना डॉक्टर्स थे, ना ड्यूटी डॉक्टर्स थे वहाँ पर। तो सब संयुक्त रूप से अस्पताल संचालक, होटल संचालक, मेडिकल सब संयुक्त रूप से जिन्होंने एक प्रयास किया इस कोरोना के लड़ने में, इसी कारण सुविधाएं अच्छी हो सकी इंदौर में। आप पे बहुत भरोसा है इंदौर की जनता को, और ये कई लोग बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि जिस तरह का आपका वर्किंग कल्चर रहा है इंदौर में अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे हमेशा 100% आपने परफॉर्म करा है। एक आम जनता का प्रश्न है कि जब हम अस्पताल जाते हैं, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, लाखों रुपए का बिल अस्पताल वाले दे रहे हैं, आपकी नीयत साफ़ है, आप चाहते हो कि लोगों का इलाज हो, पर उसकी आड़ में भी कई अस्पताल, कुछ ही अस्पताल, सारे नहीं, कुछ ही अस्पताल लाखों का बिल थमा देते हैं, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे वायरल भी होता है कि 1.5 लाख का बिल, 2 लाख का बिल। और आज भी कन्फ्यूज़न की स्थिति ये है कि किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है। ख़ास करके वो कोविड के मरीज़ जो पहली बार जूझ रहे हैं, या तो उनको दिक्कत आती है, उनका इंश्योरेंस नहीं होता, उसमें वो कवर्ड नहीं होता। तो प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में एक आम आदमी डरता है जाने से कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, कोविड का मैं पेशेंट हूँ, पॉजिटिव हूँ, मैं सक्षम भी हूँ। तो उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं? पैसा उसका कौन देगा? सरकार देगी, प्रशासन देगा, या नॉमिनल रेट्स पे उनको उनका इलाज किया जाएगा? क्योंकि इस समय जनता को ज़रूरत है हर तरह की सुविधा की, हर तरह के सहयोग की। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये। अरबिंदो डे 1 से फ्री इलाज कर रहा है, गवर्नमेंट ने उसको बोला हुआ है, उनका एग्रीमेंट भी होने वाला है। अरबिंदो का एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। हमारे जो सरकारी हैं, MRTB, चेस्ट वार्ड और MTH, ये भी हमारे फ्री इलाज करते हैं। इसके अलावा जितने भी अस्पताल हैं, इनको जब मैंने इसमें अस्पतालों की कैटेगरी में येलो या रेड में मैंने नोटिफाई किया था, तो मैंने बोला था कि आप गरीबों का भुगतान, जो गरीब पेशेंट्स आएंगे उनका भुगतान हम रेड क्रॉस से करेंगे। वो मैंने कमिटमेंट डे 1 में दे दिया था कि ताकि गरीब परेशान नहीं हो, बाकियों से भुगतान ले सकेंगे, ये हम लोगों ने उनको बोला था। गवर्नमेंट में पैरेलली ये भी वर्किंग चल रही है कि अरबिंदो का जैसे एग्रीमेंट होता है, तो कुछ जो अस्पताल और भी हैं अपने, चौथराम हो गया, इंडेक्स हो गया, जहाँ काफ़ी पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं, येलो अस्पताल श्रेणी में जो कुछ अस्पताल हैं 4-5-6 प्रमुख जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, उनसे भी गवर्नमेंट के लेवल पे बातचीत चल रही है पूरी, कि उनसे भी एग्रीमेंट करके वहाँ भी इलाज फ्री करेंगे। देखिए ये प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। अभी शहर काफ़ी सुधरा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर के वासी अगर इस तरह का सख्त लॉकडाउन कुछ समय लंबा चल गया है, ये थोड़ी देर, कुछ दिन और 20-25-30 दिन, तो ऑलमोस्ट ये हम लोग स्टेबल करने में शहर को सफल हो जाएंगे। पर फिर भी जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है, इसकी दवाई नहीं आती है, तब तक प्रिकॉशंस रखना जरूरी है। उसके लिए अस्पतालों को एग्रीमेंट करना भी जरूरी है कि समय समय पर पेशेंट आते हैं तो इलाज होता रहे उनका। हमारी एक मुहिम है, कलेक्टर साहब, हम एक मुहिम चालू कर रहे हैं कि इंदौर को बचाना है तो लॉकडाउन को बढ़ाना है। लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा तो इंदौर नहीं बचेगा, ये स्पष्ट है। जितना फ़ायदा अभी इंदौर की जनता को हो रहा है, जो भी स्थिति संभली है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है लॉकडाउन। आप क्या मानते हो? क्योंकि एक सवाल है आम जनता में, सिर्फ एक ही सवाल कि 3 मई के बाद क्या होगा, इंदौर सामान्य कब होगा, कितने टाइम तक लॉकडाउन रहेगा इंदौर में, एक सामान्य सा प्रश्न है। और ये जनता जानती है, और जनता का मानसिक स्थिति बनी हुई है कि लॉकडाउन तो बढ़ाना ही होगा, पर कब तक बढ़ाना चाहिए लॉकडाउन, कब तक स्थिति सामान्य होगी इंदौर की? देखिए जिस तेज़ी से अभी इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं पैरामीटर्स में, जो ट्रेंड्स बतला रहा हूँ मैं आपको, उसको देखते हुए जब तक एक पर्टिकुलर पीरियड तक, 7 दिन 10 दिन तक हमारे जो पॉजिटिव जितनी भी सैम्पलिंग हम लोग कराएंगे सब जगह होंगी,
उसमें पॉजिटिव सैंपल की संख्या प्रतिशत एक लिमिट तक कम नहीं हो जाता है। मान लीजिए कि 100 में से 1 या 2 ही सैंपल अगर पॉजिटिव आते हैं, कुछ इस लिमिट तक हम लोग को लाना पड़ेगा। उसके बाद ही लॉकडाउन एकदम से तो नहीं खुलेगा यहाँ का, ग्रेजुअली खुलेगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को धीरे-धीरे हम लोगों ने मनरेगा के वर्क्स चालू कर दिए, हमने रोड के वर्क्स चालू कर दिए, हम लोगों ने किसानों को उपार्जन चालू कर दिया। वहाँ अभी हम लोगों ने 17 इंडस्ट्री, छोटी-बड़ी इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो लेबर को वहीं रख के काम करेंगे। ग्रामीण की लेबर जाएगी, शहर की नहीं जाएगी। उसको खोल रहे हैं हम लोग 3 मई के पूर्व उसको भी खोलेंगे हम लोग, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे। इसी प्रकार से 3 मई के बाद अगर ओवरऑल शहर की जनता ये अगर सोचे कि ये उनका क्वेश्चन है कि लॉकडाउन किस प्रकार से खुलेगा, तो लॉकडाउन तो अभी नहीं खुलेगा, शहर के हित में नहीं है अभी। और जो भी कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शहर के हित में होगा, हम लोग वही करेंगे, जनप्रतिनिधि भी वही करेंगे कि अपने को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लंबी ज़िंदगी होती है ये। एक बार थोड़ा और कठिनाई झेलते हुए कैसे भी अगर वक्त निकालने सख्त लॉकडाउन में, उसके सामने कोरोना का जो रिजल्ट आ रहा है, अपने को तेज़ी से पैरामीटर्स और ट्रेंड्स अपने को पॉजिटिव तरफ जाते दिख रहे हैं। पर ये जो बात ज़रूर है कि 3 मई के बाद से हम लोग ये भी वर्किंग करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि लेबर को वहीं रख के किया जा सकता है। घरों में रहना होगा लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। जैसी व्यवस्था चल रही है अभी रहना पड़ेगा 3 मई के बाद। पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए निरंतर हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन से भी संपर्क में हैं, निरंतर जनप्रतिनिधियों में भी आपस में बात चल रही है। एक संयुक्त निर्णय लिया जाएगा शहर में, इसमें अकेला मैं निर्णय ले नहीं सकता हूँ। सभी लोग संयुक्त, ये शहर पूरा संयुक्त रूप से फाइट कर रहा है इससे। तो जो भी इंडस्ट्री एसोसिएशन लोग हैं, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये सब संयुक्त निर्णय लेंगे इसमें। मैं भी रहूँगा उसमें और बतलाएंगे क्या सही क्या गलत है। ऐसा इस तरह से हम लोग की बातें चल रही हैं इसमें। एक आम जनता परेशान हो रही है जो इंदौर में फंस गए हैं, बाहर से आए हुए कुछ लोग हैं। स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कुछ यहाँ के परिवार के लोग बाहर थे, अब लॉकडाउन एक लंबा समय हो गया, वहाँ से वो इंदौर नहीं आ पा रहे हैं, इंदौर से कोई लोग जा नहीं पा रहे हैं। उनकी व्यवस्था कब तक क्लियर होगी, कब तक होगी? क्योंकि जो अभी परमिशन मिल रही है, जो ऑनलाइन, जिनको या तो किसी का डेथ हो गई है, किसी को अपना फूल अर्पित करने जाना है, या बहुत इमरजेंसी अगर मेडिकल सेवाएं चाहिए, तो उसी को परमिट कर रहा है शासन। अब सवाल ये होता है कि जैसे किसी के घर परिवार के सदस्य 1-1.5 महीने से कहीं गए हुए थे, वो नहीं आ पा रहे हैं। खास करके उज्जैन हो गया, देवास, आसपास से भी नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉर्डर पे भी सख्ती है और बॉर्डर सील्स भी हैं। उनको राहत कब तक मिलेगी? यहाँ के अपने घर में अपने घर वापस आ जाएं, जो यहाँ फंसे वो अपने घर चले जाएं, उसका क्या पैरामीटर रहेगा? उसमें कैसे रियायत मिलेगी आम जनता को? देखिए, जो भी ऐसे केसेस हम लोग के पास आ रहे हैं, उसमें हम लोग ये ज़रूर इंश्योर कर रहे हैं कि अगर कोई रुके, यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, उनको खाने की समस्या नहीं हो और उनको हेल्थ का कोई इशू ना आए उनको। 2 चीज़ों में व्यक्तिगत ध्यान दे रहे हैं हम लोग। और 2, ये समस्या कहीं आएगी भी नहीं, जो लोग फंसे हैं कहीं भी हेल्थ का इशू नहीं हो, कहीं इशू थे भी, हम लोगों ने उसको टैकल किए हैं उनको। जहाँ तक ये हुआ कि यहाँ से बाहर जाने की बात, जब तक थोड़ा यहाँ वायरस स्ट्रेंथ और कम नहीं हो जाती है, काफ़ी अब एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो रही हैं बॉडी में, एक हर्ड कम्युनिटी, एक हर्ड कम्युनिटी वो होती है, रेजिस्टेंस होता है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जब तक वो चीज़ हम लोग को लगेगा नहीं कि उचित है और इनके जाने से दूसरे किसी शहर में कोरोना ट्रांसफ़र नहीं होगा यहाँ से, तब तक हम लोग को रोकना पड़ेगा पूरे समाज के हित में। ठीक है, व्यक्ति विशेष को तकलीफ हो सकती है इसमें, पर बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी वाले केसेस हैं, बहुत ही जेन्युइन केसेस हैं, उसको ज़रूर हम लोग अलाउ कर रहे हैं। जो डेथ केसेस हैं, फूल अर्पित करने जाना है, कोई यहाँ के अस्पताल में बाहर के मरीज पहले से बहुत थे जो यहाँ से डिस्चार्ज हो गए थे ठीक होकर, उनको अपने घरों में जाना था, ऐसे केसेस अलाउ करें। अभी मेडिकल इमरजेंसी वाले कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको कि हम लोगों ने करना शुरू किया है अभी। पर अगर कोई सामान्य तौर पे किसी रिलेटिव के यहाँ फंसा हुआ है, कोई बच्चे हॉस्टल्स में हैं, अभी जैसे यूपी ने अपने मजदूरों की मांग की है कि उनके लिए बसेस से वो लेने को तैयार हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक केस आएंगे तो उन मजदूरों की लिस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। उनको बसों में, उसके पहले मेडिकल परीक्षण होगा, फिर बसों में बैठाएंगे और लिस्टिंग करके पूरे रवाना होंगे। कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में कुछ चीज़ें हम लोग आगे कर रहे हैं। पर इंडिविजुअल जो फंसे हुए लोग हैं, अगर उनको कोई सुविधा हम लोग नहीं होने दे रहे हैं खाने की और स्वास्थ्य की, तो मेरे ख्याल से उनको भी रहना चाहिए यहाँ पर। उनके हित में भी है, इस शहर के हित में भी है और दूसरे शहरों के हित में भी है। एक बड़ा सवाल और बड़ी समस्या, लगातार आपके ऑर्डर हम देखते हैं, सख्त ऑर्डर भी देखते हैं कि पैरा मेडिकल स्टाफ जो है उसके खिलाफ FIR वो नहीं आ रहे हैं। बड़ा कठिन होता है ऐसे समय में, जब डॉक्टर को भगवान के रूप में जनता देख रही है। आपके लिए भी बड़ा कठिन होता होगा जब आप ये ऑर्डर लिखते होंगे कि इस CLB हॉस्पिटल, चोइथराम हॉस्पिटल का स्टाफ अगर नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्या उसके पीछे कारण है? देखिए, आज अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की स्थिति थी, इंदौर मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, अपने डॉक्टर्स को मोटिवेट करने में, उनको हिम्मत जुटाने में कि PPE किट मिलेंगी आपको, आप काम पे जाइए। और सब डॉक्टर्स आए भी। आज यहाँ के शहर के सब डॉक्टर वाकई भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। इस शहर के पैरामेडिक्स, इस शहर के अस्पतालों के जो सफाई कर्मी हैं,
इस शहर के अस्पतालों के ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सें जो हैं वाकई भगवान के रूप में काम कर रहे हैं सभी। आज अगर ऐसे 95% 98% लोग भगवान के रूप में काम कर रहे हो, चुनिंदा 2-3% अगर नहीं जाते हैं, तो ये जो भगवान के रूप में कार्य कर रहे हैं इनको डिमोरलाइज होते हैं ये। आज मैं जिनके भी खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रहा हूँ, एफआईआर, अभी मैंने एफआईआर करने के लिए पुलिस को रोका हुआ है। अभी ये बोला है कि आप घर पे जा करके उनको सचेत कर दें कि आप ड्यूटी पे जाइए, और नहीं तो वाकई हम एफआईआर करके आपको जेल में डाल देंगे। अभी एफआईआर नहीं हुई है किसी के खिलाफ, ना अभी हो रही है। पर जो ये मोटिवेट होकर ईश्वर की तरह काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं इंदौर की जनता की, उनको डिमोरलाइज होते हैं कि चुनिंदा कुछ लोग ना जाएं, घर पे बैठे रहें। इस कारण से हम लोग ने जो भी ऑर्डर ऐसे कर रहे हैं उसमें इन अस्पतालों के मैनेजमेंट, इन अस्पतालों के डॉक्टर, इंदौर मेडिकल एसोसिएशन सबकी सहमति है इसमें। नहीं साहब कि आज हम 98% 99% स्वास्थ्य जगत के लोग अपनी जी जान पे अपना काम कर रहे हैं अस्पतालों में जाके, तो चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में एक प्रकरण सामने आया कलेक्टर साहब कि जो हॉकर्स थे, जो सबसे बड़ी एजेंसी इंदौर की जो अखबार बांटती है, उनके 2 से 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। उन्होंने तत्काल इंदौर में एक नोटिस लगा दिया और बोल दिया कि हम अखबार इंदौर में नहीं बांटेंगे। एक डर सा ये भी है कि आपने सब्जियां चालू कर दी, सेफ्टी के साथ चालू कर दी। कई सामाजिक संगठन खाना बांट रहे हैं, वो सेफ्टी से बांट रहे हैं, या और भी कई चीज़ें जो इंदौर में बढ़ रही हैं एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, प्रशासन की गाइडलाइन से। एक डर ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग कोरोना फैला दें, क्योंकि एक सवाल बार बार ये उठता है कि जो अभी लगातार मरीज़ मिल रहे हैं वो कौन मरीज़ हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं। तो एक डर भी लगता है कि सुविधा हमको चाहिए पर हमको कोरोना से मुक्त भी होना है। तो आपने देखा होगा बम्बई के अंदर भी डोमिनोज़ के अंदर जैसे उन्होंने चालू करी सेवाएं, वहाँ पे कई डोमिनोज़ का स्टाफ पॉजिटिव जैसे ही आया तो उनको बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, जिनको असेंशियल के नाम पे पासेस दिए हैं, जो लोग लगे हुए हैं, उनसे ये संक्रमण ना फैलें, क्योंकि बड़े बिंदास तरीके से उनको पास मिल जाता है तो बिंदास तरीके से कहीं भी जाते हैं, डिलीवरी दे रहे हैं। तो एक डर सा लगता है, सुविधा हमको चाहिए, जनता को सुविधा चाहिए, पर उसका संक्रमण ना फैले। देखिए, जब तक वैक्सीन या दवाई नहीं आ जाती है तब तक इस पृथ्वी पे मानव सभ्यता को इस वायरस से जीना सीखना होगा। उसके लिए कल हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए प्लानिंग शुरू हो गई है हम लोगों की। जैसे स्वच्छता में हम लोगों ने की थी कि आप ये मास्क पहन रहे हैं तो कैसे पहनना है, इसको किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से करना है, अगर आप इसको उतारना कैसे है, आप हेड कैप पहन रहे हैं, हेड कैप को कैसे उतारना है, आप घर में पहुँच रहे हैं जूते को बाहर रखिए, कैसे आपको कपड़ों को कपड़े में कहीं कोई वायरस आ गया है, कैसे शर्ट को उतारना है और कैसे उसको रखना है, और कैसे आपको स्नान करना है। उसके बाद बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिसमें कि जनता को अवेयर होना पड़ेगा। आज अगर सब्जी का जाता है कोई या किराना का सामान आ रहा है मान लीजिए, आप उसके बैग को ऊपर से भले आप नमक के पानी मिला के गुनगुने पानी से उसको सैनिटाइज़ कर लें, आप उसमें नींबू पानी डाल के सैनिटाइज़ कर लें, क्योंकि नींबू अभी नहीं मिल रहा है, ऐसे नमक हम बोल सकते हैं। अगर सब्जी आती है तो आप ऊपर के बैग को आप इस तरह सैनिटाइज़ को, हम लोग अभी अवेयरनेस कैंपेन में डालने वाले हैं सब चीज़ों को। आप उसके बैग को सैनिटाइज़ कर दें और संभाल के उस सब्जी को किसी एक कुनकुने नमक के पानी में सब्जी को डाल के और फिर उसको रिंस करें उसमें, और फिर फ्रेश वाटर से धोएं। ये कुछ प्रिकॉशंस जो हैं ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम लोग छोटी छोटी क्लिपिंग्स के माध्यम से नगर निगम से कल हम लोग ने मीटिंग ली है, वहाँ की एजेंसीज जो काम करती हैं इसकी, उसका पूरा ब्रीफिंग कल हुई है। जो इंदौर मेडिकल एसोसिएशन की डॉक्टर्स की टीम हम लोग को सपोर्ट कर रही है, प्रशासन को, वो भी थे सब उसमें, उन्होंने भी अपने आइडियाज़ बतलाए हैं टेक्निकल। ये सब क्लिपिंग्स जो हम लोग भेजेंगे जनता को, और जो भी हम लोग रेडियो एफएम के माध्यम से करने वाले हैं, उसको जनता को ध्यान से सुनना चाहिए। और जब तक ये वायरस का इलाज नहीं आ जाता है, वैक्सीन नहीं आ जाता है, तब तक इस वायरस के बीच में कैसे बच के रहना है। जैसे आपने बोला कि संक्रमण ना फैले, कोई भी चीज़ घर से बाहर से अंदर आती है, आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। कोई अगर मान लीजिए कि डोमिनोज या अपने ऑनलाइन शॉपिंग से कोई सामान आता है, किराना वाला आपको सामान देता है, आप उसको कम से कम 3 घंटे बाहर रहने दीजिए। आप 3 से 4 घंटे तो बाहर रखिए उसको घर के अंदर लेने से पहले। अगर आपने टच कर लिया तो आप हाथ से साबुन धोइए तत्काल। आप उसमें कुनकुने नमक के पानी का स्प्रे कर सकते हैं। नमक के बारे में बोला जाता है कि उससे, जो हम लोगों ने डॉक्टर्स से रिसर्च की है इंटरनेट में, कि नमक का पानी हो गया, नींबू का पानी हो गया। अब सब्जी में इसीलिए हम लोग नींबू भी रख रहे हैं, जो सब्जी सप्लाई करेंगे नींबू भी रखेंगे उसमें। और सिरका हो गया, इसको भी इस रिसर्च में, जो इंटरनेट की रिसर्च में इस मैटर को लेकर चल रहा है, कोरोना वायरस को लेकर, ये सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं अगर इसको डालते हैं। ये प्रिकॉशन के साथ अगर आदमी अब आगे मूव करेगा, बहुत सारे प्रिकॉशन ऐसे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो फैलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट नहीं जानी पड़ेंगी वो, तो ये चीज़ें संक्रमण नहीं होगा। आपने अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त कर दी और अस्पताल अपना काम भी कर रहे हैं, पर अब बारी आती है मेडिकल शॉप्स की, अब बारी आती है दवा बाज़ार की। जब से दवा बाज़ार में 2 से 3 व्यापारी पॉजिटिव आए हैं तो दवा बाज़ार में एक डर का माहौल है, वो दुकानें नहीं खोल रहे हैं।
बमुश्किल गिनी चुनी दुकानें दवा बाजारी खुलती हैं और पूरे इंदौर के मेडिकल शॉप एक ही गुहार लगाते हैं कि हम तो दुकान खोलना चाहते हैं, दुकान खोलते भी, पर कई सारी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। उसको लेकर के क्या एक्शन प्लान रहेगा? क्योंकि वो दुरुस्त करना कलेक्टर साहब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, शुगर की, बीपी की। दूसरा एक चलन हो गया इंदौर में कि अल्टरनेट उसी कंपनी की दूसरी दवाई दे दें, तो डर सा लगता है कि पता नहीं मैं दूसरी दवाई लूँगा उसका रिएक्शन तो नहीं आएगा, बगैर डॉक्टर कंसर्न के मैं लूँगा तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उसको लेकर के क्या एक्शन प्लान है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयाँ मिले आम जनता को। देखिए, आपने जो बोला पहला कि अस्पताल दुरुस्त हो गए, मैं ये नहीं बोलूँगा अस्पताल दुरुस्त हो गए, पर हाँ, ये बोलूँगा ज़रूर दावे से कि अस्पताल खुल गए हैं और उसकी मेजॉरिटी स्टाफ आके काम करने लग गया है। कई जगह अभी भी मुझे अस्पतालों की लापरवाही मिल रही है। एक जगह गीतांजलि अस्पताल है एरोड्रम रोड पे, वहाँ एक दिन रात में पेशेंट गया, जबर जी जिनको सीवियर हार्ट अटैक आया था, और ऑफकोर्स बहुत सीवियर हार्ट अटैक था उनको, और जब तक उनको वहाँ कुछ दिक्कत आई, वहाँ से यूनिक ले गए, तब तक बेचारे वो नहीं रह पाए थे वो। पर वहाँ की शिकायत आई जिसकी मैं जांच करा रहा हूँ जिसकी। तो अस्पताल सब अच्छे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, पर फिर भी गैप्स हैं कुछ। दूसरा जो आपने पॉइंट बोला दवा बाजार का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 3 एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। एक तो मुख्य दवा बाजार है जिसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ थोक डीलर्स रहते हैं। मतलब बाहर की दुकानें की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदर के तो थोक डीलर्स हैं उसकी बात हो रही है। नंबर 2 हमारी जो अलग अलग खेरची रिटेल शॉप से पूरे शहर में फैली हुई हैं, उनका बहुत ज़रूरी है, उनका मैनेजमेंट पूरा। और थर्ड, जो फैक्ट्रियों से या बॉम्बे दिल्ली से इनको दवाइयाँ जो आती हैं, उनका स्मूथ मूवमेंट होता रहे उनका। इसके लिए तीनों सेक्टर में हम लोगों ने काम किया है। पहले केमिस्ट, ट्रांसपोर्टर, अलग अलग एसोसिएशन, इनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, शुरू के 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में देखा था कि सब चालू रहे हैं। ये इप्का लैब को कुछ इश्यूज़ थे, वो सॉर्ट आउट हो गए थे, चालू हो गई थी वो। सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चालू है, सारे केमिस्ट एसोसिएशन के जो बड़े बड़े हैं इनके ट्रांसपोर्टेशन के चल रहे हैं। ऑफकोर्स समय लग रहा है, जो सामान पहले दिल्ली से आने में 2 दिन लगते थे, 5 दिन लग रहे हैं, कुछ रेट भी ज़्यादा है उसके, ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन रेट भी ज़्यादा हो गए हैं। वो स्मूथली चल रहा है। उसमें बस एक इशू आ रहा है कि कुछ दवाइयाँ बॉम्बे से जो आती थीं उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है आने में, जिसके कारण कई दुकानों में कई दवाइयों के एवज में दूसरी दवाइयाँ ऑफर कर रहे हैं डीलर्स, जो थोक डीलर्स हैं, रिटेलर्स को। उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करा रहे हैं, कैसे वो दवाइयाँ जो आपने बताया वो चीज़ बॉम्बे से आने में तकलीफ ना आए उसमें। जो रिटेलर्स हैं उन्होंने, कई लोगों ने, जब ये 2-4 लोगों को पॉजिटिव आया, 1-2 लोगों की डेथ भी हुई इसमें दवा बाज़ार में, तो लोगों को पता नहीं जो भी रीज़न रहा हो इनका, कई रिटेल की दुकानें बंद हो गई गली मोहल्लों में। हम लोगों ने उसमें भी सख्ती की, अगर आप इस समय नहीं खोलोगे हम आपकी दुकान सील कर देंगे, ड्रग लाइसेंस कैंसिल कर देंगे आपका। उसके बाद दुकानें, जो मुझे सूचना है, दुकानें काफ़ी हद तक खुलने लग गई हैं अभी। और एक बस थोक बाज़ार का मैनेजमेंट रहता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये रिटेलर्स हैं, ये डेली या हर दूसरे दिन जाते हैं और थोड़े थोड़े अमाउंट की दवाइयाँ लेके आते हैं। कल से ऑर्डर करके हम लोगों ने इनके सब क्षेत्र 6 जोन में बांट दिया है पूरे शहर को, जो मेनली इनके चलते हैं ड्रग के फील्ड में। हर जोन का जो रिटेलर है, वीक में 2 दिन फिक्स कर दिया है कि 2 दिन जाइए और इकट्ठा 3-4 दिन की दवाई लेके आइए। तो एक प्रेशर भी कम होगा दवा बाज़ार में, कम थोक डीलर्स को भी आराम होगा कि थोक में दवाई देनी पड़ रही है उनको, और वहाँ भीड़ कम होगी तो उसमें एक अच्छे व्यवस्थित माहौल में कार्य हो जाएगा। जो भय वहाँ के थोक डीलर्स में है वो भी कम होगा। और जो सीनियर मोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर है हमारा, उसको डायरेक्शन देके वहीं थोक बाज़ार में ड्यूटी लगा दी है उसकी जिम्मेदारी है कि अंदर रिटेलर्स इसी प्रकार से हैं जो मैंने ऑर्डर किया है। मुझे लगता है कि दुकानें खुल गई हैं, जो दुकानों पे रिटेलर्स की दवाई जाने की बात है थोक से, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने वाले समय में काफ़ी दिखेगा आपको। आखिरी सवाल, आखिरी उत्तर आपसे, आपके लिए इंदौर जिस तरह कोरोना से जूझ रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और जनता से कलेक्टर को अपील क्या है? क्या अपील करना चाहते हो जनता से, आप क्या सहयोग लेना चाहते हो, और आपके लिए इंदौर को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, मेरा सिंपल ये कहना है कि ईश्वर साथ है, अपने इस शहर के साथ है ईश्वर, और इसमें सुधार हो रहा है। मुझे पूरी 100% मैं आशान्वित हूँ कि बहुत जल्दी अपन इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। पर बहुत जल्दी से तात्पर्य मेरा ऐसा नहीं 2-4 दिन में निकल जाएंगे, इसमें 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन लग सकते हैं इसमें। तो और सुधार हो रहा है शहर में, मैं दावे से, आंकड़ों से और ट्रेंड से बतला सकता हूँ। पॉजिटिव आते जाएंगे, आज 1,500 जा रहे हैं, 2,000 आ जाएंगे, 2,500 आ जाएंगे। क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स बहुत अच्छी आ रही है। अब जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनको घर में भी हम लोग होम आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या होटल्स और मैरिज गार्डन्स में जो कोविड केयर सेंटर बनाए वहाँ अधिकांश लोग जा रहे हैं। सीरियस पेशेंट्स अब नहीं निकल रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ भी सुधरती जाएगी है। पॉजिटिव संख्या से नहीं घबराना है बिल्कुल लोगों को, नेगेटिव संख्या बढ़ती जाएगी। अब ये भी दावे से मैं बोल रहा हूँ। शहर का जो एक माहौल था 1 से 10 अप्रैल, जो हम लोग फील कर रहे थे कि जो पैनिक था, अस्पताल भरे जा रहे थे, इस चीज़ से अपने को बच के रहना है।
अस्पतालों की कैपेसिटी है। अगर लॉकडाउन जो सख्ती से जो हम लोग बतला रहे हैं, जनता को बोल रहे हैं, जितना लंबा खींच देंगे उतनी जल्दी कोरोना को अपन बाहर करने में सफल होंगे। क्योंकि अप्रैल फर्स्ट वीक की ऐसी स्थिति थी कि मुझे ये चिंता थी कि हम सब अस्पतालों को कोरोना में कर नहीं सकते हैं, येलो अस्पताल में कर नहीं सकते हैं। अस्पतालों की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर पेशेंट्स आ जाते तो केओस बन जाता शहर में। उस चीज़ से बचने के लिए अब जनता को जो अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, जागरूकता अभियान, उसको ध्यान से देखना होगा। इस कोरोना वायरस के साथ ही जब तक वैक्सीन नहीं आता है, जब तक कि वो नहीं, तब तक जीना पड़ेगा इंसान को, उसके लिए प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। और एक ही अपेक्षा है जनता से, घरों में रहें, बस एक अपेक्षा है मेरी, अनावश्यक ना निकले। कई यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, पर मैंने उनको काफ़ी डांटा है। मैं नाम नहीं लूँगा आपके सामने, मेरे संबंध व्यवस्था खराब हुए हों केवल इसलिए अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे थे। उनके घर से बाहर निकलने से और लोग भी मोटिवेट हो रहे थे घर से बाहर निकलने के लिए। कृपया घरों में रहें, आवश्यक नहीं है तो मत जाएं। आपके परिवार की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आपके कॉलोनी मोहल्लों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अनावश्यक ना निकलें, घर में थोड़ा रहें। इतने बड़े जीवन में महीने 2 महीने घर में रहना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से रहना चाहिए अपने को। ये क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, पूरे विश्व में आई हुई है, केवल ऐसा नहीं कि इंदौर में आई है, भारत में आई हुई, पूरे विश्व में आई हुई है। और आप देखिए जहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ है वहाँ इटली और अमेरिका जैसे सक्षम देश भी असहाय हो चुके थे पूरा। यहाँ जो फ़ायदा मिल रहा है, चीज़ें नियंत्रित में है। आज मैं बोल सकता हूँ दावे से कि प्रशासन के नियंत्रण में चीज़ें, पर ये नियंत्रण में तभी रहेंगी जब आप सब लोग रहवासी घरों में रहेंगे, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर नहीं रहेंगे, अप्रैल फर्स्ट वीक की स्थिति में दावे बोल रहा हूँ कि उस समय ऐसा लग रहा था कि मुझे कि मेरे नियंत्रण के बाहर है सब स्थिति। उसको कैसे भी करके संभाल के नियंत्रण में सब चीज़ें आ रही हैं। अब काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं और भी आ जाएंगी। मेरी जनता से एक ही अपेक्षा है, घरों में रहें। कोई भी किसी बहाने से निकलने का प्रयास न करें। कुछ समाजसेवी लोग हैं यहाँ के, किसी भी बहाने से, चेक देने के बहाने से आ जाते हैं। मैंने सबको डांटा है, मेरे व्यक्तिगत संबंध भी खराब हुए हैं। कृपया घरों में रहें सब लोग, किसी प्रकार से बहाने से घर से निकलने का प्रयास न करें। आप घर में रह के ही शहर को सबसे ज़्यादा दे सकते हैं। 99.99% लोग घर में रह रहे हैं। उन 0.1% लोगों से मेरा अनुरोध है जो किसी न किसी बहाने निकलने का प्रयास करते हैं, घरों में रहें और शहर को सहयोग दें बाहर निकलने के लिए। देखिए, जान है तो जहान है। अगर इंदौर को कोरोना से मुक्त करना है तो आप लोगों को घर में रहना होगा, इस लॉकडाउन का पालन करना होगा, लॉकडाउन को बढ़ाना होगा। जो एक भ्रांति थी कि 3 मई के बाद क्या होगा इंदौर को लेकर के, उसको लेकर ही कलेक्टर से हमने विशेष चर्चा करी थी कि क्या होगा आने वाले समय में इंदौर में। इस कार्यक्रम को टीआरपी रूपी मत देखिए। जो कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह कह रहे हैं उसको गौर से सुनिए और उसका इम्प्लीमेंट करिए। हम सब सुरक्षित रहेंगे तो इंदौर सुरक्षित रहेगा। कलेक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की।